बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसा मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज करते हैं। और अब एक अहम बात आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, क्योंकि ईद उल अज़हा जो है बहुत अनकरीब जो है आने वाली है, और उसके साथ हमारे साथ बहुत सारे मसाइल भी हो जाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग अपने दांतों का ख्याल तो रखते हैं, लेकिन ये हमें लगता है कि हम ख्याल रख रहे हैं। बहुत ही एक कैजुअल सा, एक आम सा मसला है जो मुझे लगता है हर किसी के साथ यह पेश नजर आता होगा। लोगों को गम स्वेलिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, मसूड़ों का सूजना। अब ये ईद उल अज़हा पे जो हम लोग गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, कलेजी खाते हैं, कीमा खाते हैं, उसकी वजह से होता है क्या ये मिथ्स है या इनमें कोई सदाकत है? इन बातों से कुछ फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता? अब ये जो इनके एक्सपर्ट हैं वही हमें बता सकते हैं। जी हाँ जनाब, जब एक्सपर्ट का जिक्र आता है, दांतों के हवाले से बात हो रही होती है, तो सबके दिमाग में एक नाम जो है वो आ जाता है, जिनका नाम है सना नजबुल। आपसे मुलाकात करवाते हैं उनकी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सना? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने बहुत अच्छा टॉपिक जो है सिलेक्ट किया है, बिकॉज हर साल तकरीबन जब से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ मैंने ये चीज़ देखी है कि ईद पे यूजुअली ऐसा होता है कि लोगों की बहुत इमरजेंसीज होती हैं, डेंटल इमरजेंसीज एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और डॉक्टर्स इतने अवेलेबल भी नहीं होते। लेकिन ये है कि क्योंकि हम लोग थोड़े हौके में भी आ जाते हैं कि अभी कुर्बानी हो रही है और अभी हमने जो है वो एकदम से अपनी डाइट को टोटली शिफ्ट कर दिया और अपना खाना पीना जो है वो एक नॉर्मल डाइट से निकल के और टोटल मीट पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से फ़ायदा तो होता है ऑब्वियसली, मीट डाइट जो है वो आपको फ़ायदा देती है, लेकिन बैलेंस में फ़ायदा दे रही होती है। हम इतना इम्बैलेंस खाने लग जाते हैं कि हम ईद का दिन सुबह नमाज के बाद से लेके जो हम शुरू होते हैं तो तीसरा दिन भी कम पड़ता है, हम पूरे एक हफ्ते तक बारबेक्यू करते रहते हैं। बिल्कुल। और वो पूरा जो वीक होता है आपका वो इसी एक रूटीन में ही निकल जाता है। तो मैं कहती हूँ अगर आप गोश्त बना भी रहे हैं तो उसको किसी सब्जी या किसी चीज़ के साथ बनाएं। अगर बारबेक्यू बिलफर्ज आप अगर जा रहे हैं किसी पार्टी में तो वो महीने या हफ्ते में एक दिन होनी चाहिए। वो ये नहीं कि आज की पहली ईद पे भी हो रही है, दूसरी ईद पे भी, तीसरी ईद पे भी, और फिर उसके सो ऑन अगर वीकेंड आ रहा है तो उस पूरे वीकेंड पे ही आपका ये हो रहा है। उसकी वजह से दांतों के मसाइल तो होते हैं, लेकिन उस एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है, गाउट भी हो सकता है। ओवर प्रोटीन डाइट लेने की वजह से आपको गाउट हो सकता है, जैसे घुटनों में दर्द हो सकता है, आपके नीज में पेन हो सकता है, और बड़ा कॉमन है और लोगों को लगता है घुटने दुख रहे हैं तो घुटनों में पेन होगा और सूजन भी आएगी आपको, आपकी नीज पे सूजन आ सकती है, आपके नीज में पेन हो सकता है, विच इज़ वेरी कॉमन। और पहले गाउट इतना कॉमन नहीं था, अभी गाउट बहुत कॉमन हो गया है। लोग इसको आर्थराइटिस के साथ मिला रहे होते हैं, वैसे इसको गाउटरी आर्थराइटिस भी बोला जाता है, लेकिन लोग नॉर्मली इसको समझते हैं कि ये आर्थराइटिस है कोई, लेकिन बेसिकली इसका रीज़न होता है हाई प्रोटीन डाइट। यानी हमने जो है अपने डाइट में जितना प्रोटीन हमें खाना है उससे एक्सेसिव हम प्रोटीन ले रहे हैं, और वो प्रोटीन हमारी बॉडी में जो है वो कंज्यूम नहीं हो रहा, वो जाके कहीं ना कहीं सूजन क्रिएट कर रहा है। तो पहली बात तो हो गई आपकी ये। दूसरी बात ये कि आपने यूजुअली देखा होगा कि ईद का दिन था और अभी मैंने गोश्त खाया, सही है। एक तो ईद में जो कुर्बानी का गोश्त होता है, क्योंकि हम नॉर्मली जो है ना रख के गोश्त खाते हैं, कुर्बानी का गोश्त हम एकदम से कुर्बान हुआ हुआ गोश्त नहीं लेते हैं, हम लेते हैं जाके किसी स्टोरेज से, या हम ये फिर उसमें घर में लाके स्टोर करते हैं, उसके बाद हम उसको कुक करते हैं, तो उसको थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन उसका इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, अभी कुर्बानी होती है उसी को हम बना लेते हैं, ठीक है। तो एक तो वो गोश्त थोड़ा भारी होता है, तो मैं सबसे बोलती हूँ कि थोड़ा उसको बॉईल कर लें, एक दफ़ा पानी निकाल लें, ताकि ये कि उसका जो ओवर प्रोटीन है या उसमें जो ओवर फैट है वो सारा कुछ निकल जाए। यूजुअली मेरे घर में ऐसे ही बनता है कि हम उसको पहले बॉईल करते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है, ताकि उसकी जो एक होती है तेजाबियत क्रिएट हो रही है बॉडी में, एसिडिटी क्रिएट हो रही है, तो उसको हम थोड़ा कम कर देते हैं और उसके बाद फिर उसको कुक करते हैं, तो उसका नुकसान भी कम होता है, क्योंकि उसमें से जो प्रोटीन है, फैट है, वो सारा एक साइड पे निकल गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि अगर ऑलरेडी पेशेंट है या कोई घर में है जिसको मसूड़ों का प्रॉब्लम है और रहता ही है, सही, मसूड़ों से खून आता है, उसके दांतों में बहुत ज़्यादा गैप्स हैं, या फिर ये है कि वो कुछ भी खाता है या कुछ भी है तो हाई दिन उसके जो है ना मसूड़े सूज जाते हैं, ऐसे लोगों के साथ ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है कि वो बड़ी ईद पे उन्होंने गोश्त खाया, सही है, गोश्त खाने के फ़ौरन ही बाद जो है ना उनके मसूड़े सूज गए। अब उनको सूजन, अच्छी खासी सूजन आ जाएगी। लेकिन मैं आपको क्या बता रही हूँ, नॉर्मली जब हम गोश्त खाते हैं वो इतना भारी गोश्त नहीं होता, लेकिन कुर्बानी का क्योंकि वो भारी भी होता है। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी बात ये
वो जो रेशा जाके फंसता है ना दांतों के बीच में, वो रेशा फंस जाता है और उसके बाद सूजन फौरन वो सूजन करता है। एक नॉर्मली जो हमें सूजन का टाइम होता है ना कि 3 या 4 दिन बाद हमें थोड़ा सा फंसा हुआ है और अब सूजन आनी शुरू होगी, ये ऐसा होता है कि आपके अभी जाके फंसा और एकदम आपका दांत जो है वो दांत और मसूड़े, दांतों में दर्द स्टार्ट हुआ और दांतों के साथ जो मसूड़े हैं वो एकदम जाके सूज गए। और लोग जो ना फिर यहाँ मारे मारे घूम रहे होते हैं और फिर फ़ोन कर रहे होते हैं कि कोई डॉक्टर अरेंज हो जाए जिससे हमें ये सूजन, कभी कभी सूजन इतनी बढ़ जाती है कि गर्दन के हिस्से तक आने लग जाती है, बड़ी कॉमन है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में मेरे ख्याल से कोई ऐसी बड़ी ईद नहीं है जब मैंने प्रैक्टिस ना की हो, मतलब मैं हर साल ऐसा हुआ है कि आई डिड इमरजेंसीज, तो मैं मेरे पास कॉल आती है और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं टाइम मैनेज करूँ अपनी फैमिली से हट के, और अपने जो एक घर में बड़ी ईद पे काम भी बहुत होता है। एक तो मैं हमेशा पहले भी शोज़ में आती रही, मैंने कहा वैसे ईद पे इतना काम नहीं होता नॉर्मली, लेकिन बड़ी ईद पे यूजुअली हमारे सबके घरों में बहुत ज़्यादा काम होता है। बिल्कुल ऐसे ही कुर्बानी का काम है, जब तक कुर्बानी नहीं हो रही वो एक अलग टास्क होता है, जब तक कसाई नहीं आ रहा वो एक अलग टास्क होता है कि वो आएगा और वो कुर्बानी होगी और फिर चीज़ें सेटल होंगी, सही है। तो जब तक आप, और फिर उसमें से टाइम निकाल के डॉक्टर का खुद अरेंज होना क्लिनिक पे तो बहुत डिफिकल्ट होता है, बट अगेन वही वाली बात है कि डॉक्टर का काम है इमरजेंसीज को ट्रीट करना। तो यूजुअली ऐसा हुआ है कि मैंने हर ईद पे तकरीबन कोई ना कोई 3 या 4 पेशेंट्स ऐसे हुए हैं कि जिनकी इमरजेंसीज हुई हैं और हमने ट्रीट की हैं। अचानक से कॉल आ जाती है कि डॉक्टर साहब बहुत तकलीफ है, और एक्चुअली होती भी है, ऐसा नहीं है कि हम बोलें कि नहीं होती उनका प्रॉब्लम, लेकिन मैं पेशेंट को ही कहती हूँ कि जब आपको ऑलरेडी पता हो ना कि आपको ब्लीडिंग गम्स का प्रॉब्लम है, या आपको ऑलरेडी पता है कि आपके मसूड़े बहुत सेंसिटिव हैं और ब्लीडिंग हो रही है और आपको पता है ईद आने वाली है, तो आप बिफोर दैट एक दफ़ा डॉक्टर को ज़रूर जाके दिखा दें। ईद पे कुर्बानी भी कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, फिर अपनी सेहत का नुकसान भी कर रहे हैं, तो उससे बेहतर है कि आप एक दफ़ा ईद से पहले अगर आपको कोई भी ऐसे मसाइल हैं किसी किस्म के, तो आप, अब ये है कि मैं पिछले 3-4 साल से ऐसी अवेयरनेस लोगों में देख रही हूँ कि लोग यूजुअली क्या करते हैं कि इस ईद से पहले जो है ना वो ज़रूर डॉक्टर के पास आ रहे होते हैं। ज़रूर, बहुत अच्छी बात, ये अवेयरनेस है, लोग आते हैं कि, और वो यूजुअली ये बता रहे होते हैं कि हमारी फैमिली में ऐसा हुआ था कि उन्होंने जो है वो बड़ी ईद पे गोश्त खाया, बारबेक्यू हुआ, तो उनको सूजन हो गई, अब्बू को हो गई, अम्मी को हो गई थी, या अंकल्स को हो गई थी, या किसी आंटी को हो गई थी, तो लोग बता रहे होते हैं। तो वो बोलते हैं कि अभी हमें ऐसा लग रहा है कि ऐसा प्रॉब्लम है, तो आप पहले से ही इसको चेक कर लें, क्योंकि ईद पे हॉलीडेज होंगी, आप मिलेंगे नहीं, डॉक्टर नहीं मिलेगा, हो सकता है डॉक्टर छुट्टी बनाने कहीं और गया हुआ है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और भी लोग इतने बिजी भी होते हैं कि उनका अवेलेबल होना भी कोई इतना इजी टास्क नहीं होता। सर्जरी यूजुअली इमरजेंसी में क्या होगा, आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाएंगे, वो आपको एंटीबायोटिक लगा देगा आईवी, वो आपको पेन किलर लगा देगा टू जस्ट सेटल डाउन दैट, लेकिन प्रॉब्लम ये कि जब तक वो जो रेशा जो फंस गया है दांतों के बीच में, वो जब तक निकलेगा नहीं प्रॉपरली, आपका पेन जो है वो 100% रिलीफ जो है, ये मसूड़ों में जो है रेशा फंस जाता है, उसकी वजह से गम्स में स्वेलिंग होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो रेशा फंसने की वजह से स्वेलिंग होती है, और ये हर किसी को नहीं होगी, मुझे नहीं होगी, आपको नहीं होगी, ये पर्टिकुलरली उन लोगों को होगी जिनको ऑलरेडी मसूड़ों का एक प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग होती है, गम्स में इन्फेक्शन है, वो खाएंगे तो उनको ये प्रॉब्लम होगी, विच इज़ वेरी कॉमन। ठीक है, तो उससे अच्छा मुझे ये लगता है कि वो थोड़ा सा इज्तनाब करें खाने से। बिल्कुल, मैं ये कहती हूँ कि आप जो है ना क्वांटिटी जो है वो थोड़ी कम खाएं, आप रेशे वाला गोश्त ना लें, आप जो है कीमे की फॉर्म में या आप कबाब की फॉर्म में, ऐसी फॉर्म में ले लें जो आपको पता है। कुछ लोगों को ये होता है कि उनके दांत भी बिल्कुल साफ है, सब कुछ, नेचुरली उनके मसूड़े बहुत वीक होते हैं, विटामिन सी की कमी है बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर, उनकी बॉडी में विटामिन सी नहीं है, सही है, मिनरल्स और कैल्शियम की कमी है, तो उसकी वजह से भी मसूड़े वीक होते हैं उनके। तो उनको हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर के ही या ब्लीडिंग होने वाले या इन्फेक्टेड पेशेंट को ही हो, उनको हो सकता है। डायबिटीज़ के पेशेंट को हो सकता है कि डायबिटिक है पेशेंट ऑलरेडी, और डायबिटीज़ आपको पता है मसूड़े में हर दफ़ा आपको बताती रही हूँ कि मसूड़े वीक होते हैं, किडनी और आँखों की तरह मसूड़े भी आपके वीक हो रहे होते हैं, और जल्दी जल्दी इन्फेक्शन लगता है आपको, डायबिटीज़ में आपकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स को भी जो है वो, अगर ऑलरेडी उसको डायबिटीज़ की वजह से गम्स का थोड़ा इशू है और उसके गम्स थोड़े वीक हैं, उनको भी चाहिए कि वो वैसे ही एक तो अवॉइड करें, ठीक है, और अपनी हेल्थ को देखते हुए, और फिर ये है कि गोश्त की जो क्वांटिटी है
वो कम हो, और उसका जो मैं आपको बताया ना तरीका, मैंने आपको सब एक 1 बाय 1 एक तो पकाने का तरीका आपका सही होना चाहिए कि आप उसको प्रॉपरली जो है वो एक दफ़ा बॉईल कर लें, ताकि उसकी जो एक होती है ना, एक गोश्त की अपनी तेजाबियत होती है वो थोड़ी कम हो जाए, उसके फैट्स और उसके जो प्रोटीन है वो कम हो, तो आपको ये गाउट का मसला भी नहीं होगा। आपको एकदम से, अब कार्डियक पेशेंट हैं उनके लिए गोश्त जो है वो अब पहले कहते थे बिल्कुल ना खाओ, सही है, पहले बोले बड़े का गोश्त तो खाना ही नहीं है, आप बकरे का गोश्त खाएं। यूजुअली कार्डियोलॉजिस्ट कहते थे बकरे का गोश्त खाएं, आप सफ़ेद गोश्त खा सकते हैं, मुर्गी या चिकन खा सकते हैं, आप सी फूड लें या फिर आप चिकन लें, और मटन भी आपका बहुत ही कम क्वांटिटी में होना चाहिए। बीफ तो आपने खाना ही नहीं है, लेकिन अब डॉक्टर्स कहते हैं कि नो, बीफ भी आपने खाना है, आपने मटन भी खाना है और आपने चिकन भी खाना है, बिकॉज हर चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, हर चीज़ का जो प्रोटीन है वो इम्पॉर्टेंट है, बट हर चीज़ की जो क्वान्टिटी है वो मैटर करती है। और फिर उसकी कुकिंग का जो एक तरीका है वो भी मैटर करता है। ऐसा भी ना पका के जो है ना उसको बेचारे को बिल्कुल ही कि उसकी जो अफादियत है वही खत्म हो जाए, वो ही खत्म हो जाए, ऐसा भी ना करें। बट ये है कि मैं यही कहती हूँ कि कुर्बानी के गोश्त को एक दफ़ा आप जो है ना ज़रूर उसका पानी ज़रूर निकाल दें। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। और ये मसाइल जो है ना हर किसी के साथ होते हैं, हम लोग 2-4 हो रहे होते हैं इस मसाइल से, लेकिन हमें जो है वो समझ नहीं आ रही होती कि क्या करें। तो आज मैंने यही सोचा कि डायरेक्ट पहला टॉपिक जो है वो सना से डिस्कस करते हैं, क्योंकि सना को माशाल्लाह इतना अबूर हासिल है कि वो जो है उन्होंने आपको पकाने का तरीका भी बता दिया, उन्होंने आपको ये भी बता दिया कि किस तरह से क्या करना है, और इमरजेंसी ना हो इससे पहले आपने क्या करना है, एहतियाती तदबीर बता दी। अच्छा, अब मेरा एक सवाल है सना तुमसे, मैंने ये देखा है अक्सर लोग जो हैं वो बात मतलब या तो उनको शुगर होती है या कोई आयरन की डेफिशिएंसी है, पता नहीं क्या मसला होता है, उनके दांत जो है वो जगह जगह से झड़े हुए होते हैं, मतलब टूटे हुए होते हैं, क्रैक्स पड़े हुए होते हैं, और वो ब्लैक होके फिर एक वक्त आता है कि वो पूरे ही दांत झड़ जाते हैं। ये कौन सी डिजीज है और इसकी वजूहात क्या है, ये किस बिना पे होती है? देखिए आपके दांत जो है ना, आपके दांत मिनरल से बने हुए होते हैं, सही, जैसे आपकी हड्डियां मिनरल से बनी हुई होती है। अगर डेवलपमेंटल एज में बच्चे को कैल्शियम या विटामिन D3 और मिनरल्स प्रॉपर नहीं मिले तो उसके दांत वीक बनेंगे, जैसे उसकी हड्डियां वीक बन रही हैं वैसे उसके दांत भी वीक बनेंगे। या ड्यूरिंग उसकी चाइल्ड बर्थ जो है उसकी मदर ने अच्छा न्यूट्रिशन नहीं लिया है तो उसके दांत ऑलरेडी, क्योंकि उसकी बॉडी में स्टोरेज हो रहा है ना, तो वो स्टोरेज ही प्रॉपर नहीं हुआ है। या अगर वो बॉन्ड हो भी गया और आपको ऐसा फील होता है कि उसके दांत बहुत वीक आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप उसका कैल्शियम विटामिन D का टेस्ट करा लें कि आइदर उसको कुछ कमी तो नहीं है विटामिन D कैल्शियम की, और उसी पॉइंट पे आके उसको पकड़ लें, क्योंकि दूध के दांत होते हैं, दूध के दांतों में तो आप फिर भी चलें थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट टीथ में कोई डिफेक्ट आ गया तो यूजुअली ऐसे लोगों को ये होता है कि वो खाना खा रहे थे एकदम से और दांत टूट गया, दांत टूट गया, इतना कमज़ोर दांत है कि वो टूट जाता है। तो ये एक रीज़न है। दूसरा रीज़न ये जो आप बता रहे हो क्रैक्स हो जाते हैं या पोरस होते हैं, दांतों में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। बेसिकली अगर एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, किसी को कंटिन्यूस एसिडिटी हो रही है और मुंह में जो है ना तेज़ाब आता है बहुत ज़्यादा, तो उनमें ये होता है कि दांत जो है ना घुलने लग जाते हैं ओवर तेजाबियत की वजह से। या फिर कोई लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स ले रहे हैं, तो सॉफ्ट ड्रिंक्स में क्योंकि वो एसिडिक नेचर में होती हैं तो सॉफ्ट ड्रिंक्स की वजह से आपकी बॉडी का कैल्शियम लूज होता है। आप एक तरफ कैल्शियम के वो ले रहे हैं, सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, दूध पी रहे हैं, एग खा रहे हैं, हर वो काम करें जिससे आपको कैल्शियम मिल रहा है, ठीक है, और दूसरा आप उसके बाद सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पीते हैं तो उसकी वजह से आपकी बॉडी कैल्शियम को लूज़ कर रही है। दूसरा ये है कि ओवर स्वेटिंग की वजह से भी आपका कैल्शियम बॉडी से लूज़ होता है। यस, ओवर स्वेटिंग हो रही है, कोई आप ऐसा काम करते हैं जहाँ पे आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, सही है, तो उन लोगों को यूजुअली क्या होता है कि उनमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है। तो इसीलिए कहते हैं, आपने देखा होगा कि जब भी गर्मियाँ आती हैं तो हमारे टीवी पे जो है वो फ़ौरन से कैल्शियम की या विटामिन C की या होती है ना वो एक फिसफिस करने वाली एक गोली होती है पानी में डालना, वो फॉरवर्ड एडवर्टाइजमेंट शुरू कर देते हैं। एग्जैक्टली उसका मकसद क्या होता है, क्योंकि वो अवेयरनेस है, पूरी दुनिया में अवेयरनेस दे रहे हैं कि जब भी ऐसा कोई वेदर आए कि जहाँ पे आपको ओवर स्वेट हो रहा है तो आप फौरन जो है ना आप एक्स्ट्रा मिनरल्स लेना स्टार्ट कर दें। दूसरा ये होता है कि क्रैक टूथ भी हो सकता है, छालिया खाते हैं, छालिया का इस्तेमाल है, या कैंडीज बहुत ज्यादा खाते हैं, दांतों से तोड़ते हैं कैंडीज को तो भी क्रैक्ट हो सकते हैं। अरे दांतों से कैंडीज तोड़ते हैं, दांतों से बॉटल का कैप खोलते हैं, हाँ। उससे भी हो सकता है, ये भी याद आया। अभी इस पे बात करते हैं मजीद, अभी बातें जारी रहेंगी। नाज़रीन, यहाँ पर टाइम हो गया ब्रेक का, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह। बैक टू द शो, आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। बढ़ते हैं हम सना की जानिब। सना, बात हो रही थी कि दांतों का झड़ना किन किन वजूहात की वजह से हो सकता है, तो आपने बताया कि कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से ही होता है। क्या शुगर पेशेंट्स को भी ये मसला लाहक होता है?
शुगर के पेशेंट्स को यूजुअली जो है वो गम्स का ही डिसऑर्डर होता है। अब अगर उनमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो दांत टूट सकते हैं, लेकिन डायबिटीज़ का डायरेक्ट कोई लिंक दांत की केरी से के साथ नहीं है। दांतों में कीड़ा लगने से जो है वो डायबिटीज़ का कोई लिंक नहीं है। डायबिटीज़ का लिंक है ही आपके मसूड़ों के इन्फेक्शन से, क्योंकि वो होता ही इसलिए क्योंकि इम्यूनिटी वीक है, फ़ौरन इन्फेक्शन लग रहा है आपने जो है। इसलिए मैं कहती हूँ जब डायबिटीज़ है तो फिर आप अपना विटामिन सी की इंटेक जो है थोड़ी सी बढ़ा दें। और हर 6 महीने बाद डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, डेंटिस्ट को हर 6 महीने बाद ज़रूर दिखाएं, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि डायबिटिक पेशेंट को बैठे बैठे पूरे दांत बाहर आ जाता है, पूरा रूट के साथ ही दांत बाहर आ गया, क्योंकि मसूड़ा इतना ज़्यादा जगह छोड़ देता है। अच्छा, मसूड़े में इन्फेक्शन होगा, मसूड़े के साथ आपकी होती है बोन, सही है, तो इन्फेक्शन जो है वो पेनिट्रेट कर जाता है बोन के अंदर भी, तो बोन को भी घुलाना शुरू कर देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमें दांत निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, पेशेंट के खुद दांत जो है एक एक करके हाथ में आ रहे होते हैं। Oh my God. तो इसलिए कहते हैं कि डायबिटीज़ हो आपको तो आप लाजमी जो है ना वो, जैसे आप आई स्पेशलिस्ट को दिखा रहे हैं, जर्नल डॉक्टर को दिखा रहे हैं, आप लाजमी जो है ना वो इनको ज़रूर ज़रूर इनको जो डॉक्टर होते हैं ना डेंटिस्ट, उनको ना आप ज़रूर लाजमी विजिट ज़रूर करें। ठीक है। तो लेकिन फिर पेशेंट ये समझते हैं कि शायद हम इसलिए ये बोलते हैं कि लाइक यू नो हमारे यहाँ अभी तक ये कॉन्सेप्ट नहीं है ना डॉक्टर के पास जाना या दिखाना। अच्छा, अगर आप बाहर की कंट्रीज़ के बारे में बात करें तो वहाँ पे बहुत ही यूजुअल है, वहाँ जो आपका डॉक्टर होगा वो खुद आपको रेफ़र करेगा कि आप जो है अब इस डेट पे अब आपको इस डॉक्टर को जाके विजिट करना है, अब आपने इस डेट पे जाके अपने आई सर्जन को दिखाना है कि आपको आई का क्या इशू है, या आपको जैसे बिनाई कम हो रही है। वो ऐसे इंतज़ार नहीं होता वहाँ पे कि बिनाई कम होगी तो पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास जाएगा दिखाने के लिए कि मुझे डायबिटीज़ हो गई। यहाँ तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम भी यही है कि हम यूजुअली गम्स के डिजीज़ से ही डायग्नोस कर रहे होते हैं कि पेशेंट डायबिटिक है। अक्सर मैंने डायग्नोस किया है पेशेंट को, पेशेंट अपने मुंह से बता रहा होता है कि मुझे तो कोई शुगर नहीं है या कुछ नहीं है, तो मैं जब उसके गम्स देख रही होती हूँ, गम्स मुझे लगता है बहुत ज़्यादा वीक हैं, फिर हम गम्स की ट्रीटमेंट भी कर लेते हैं और सब करने के बावजूद भी महीना 1-2 महीना निकल जाता है और अगेन पेशेंट जो है वो नहीं रिकवर कर रहा, तो फिर हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम फ़ौरन उसका एक टेस्ट करा लेते हैं कि उसको आइदर शुगर है या शुगर नहीं है, या वो ऐसा प्री डायबिटिक तो नहीं है कि अभी उसको डायबिटीज़ डायग्नोस होने लगी है या होने वाली है कुछ टाइम बाद। तो उसके लिए हम टेस्ट कराते हैं। तो यूजुअली मैंने देखा 99% मेरी हिस्ट्री में ये आया है कि पेशेंट डायबिटिक निकलता है और उनको खुद नहीं पता, और उनको पता ही नहीं होता। ओह माय गॉड, उनको ये बात पता ही नहीं होती कि उनको शुगर है, वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे होते जब हम उनको कहते हैं कि आप टेस्ट कराएं जाके और हमें लग रहा है कि आपके साथ कुछ ऐसा इशू है, क्योंकि आप एक नॉर्मल पेशेंट की तरह नहीं है, आपके गम्स बहुत ज़्यादा वीक हैं या आपके गम्स रिकवर भी नहीं कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं हमने टेस्ट नहीं कराना। इस टेस्ट कराने को कन्वेंस करने के लिए मुझे 6-7 मंथ्स लग जाते हैं उनको, बार बार कन्वेंस करना और पड़ रहा होता है कि आप प्लीज़ टेस्ट करा लें अपना, आपको अगर ऐसा है और नहीं हो रहा, आप माउथ वॉश भी यूज़ कर रहे हैं, आप क्लीनिंग हाइजीन भी बहुत प्रॉपरली कर रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, तो आप सिर्फ एक टेस्ट परफॉर्म करना है, आपसे चेक करें कि आइदर यू आर डायबिटिक और नॉन डायबिटिक। लेकिन लोग यहाँ हमारे यहाँ नहीं करते इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस। हम लोग, मैंने देखा है लोग कहते हैं महंगाई बहुत ज़्यादा है, हम बहुत सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करते हैं। हमारे यहाँ कपड़ों पे बहुत एक्सपेंडिचर किया जाता है, होटलिंग पे बहुत एक्सपेंडिचर किया जाता है, बहुत ज़्यादा। तो बेसिकली इन चीज़ों पे हम एक्सपेंडिचर करते हैं। हेल्थ पे अभी तक हमारी जो है वो प्रायोरिटी नहीं है। exactly. हेल्थ पे भी नहीं है, एजुकेशन पे भी नहीं है। मुझे लगता है एजुकेशन पे भी प्रायोरिटी नहीं है और हेल्थ पे प्रायोरिटी नहीं है। और एजुकेशन तो फिर भी चले, एक मुझे लगता है थ्रू सम एक्सटेंड हम फिर भी प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, बिकॉज हमें लगता है कि एजुकेशन लेने से हमारी अच्छी नौकरी लग जाएगी या डिग्रीज लेने से हम जो है ना तरक्की करेंगे, या हम लोगों का एक कॉन्सेप्ट है ना हमारी कंट्री के अंदर के लोगों को, हमें अब हमारी सोसाइटी के लोगों को लगने लग गया कि जितनी हम डिग्री लेंगे उतनी अच्छी हम जॉब कर सकते हैं या हम कमा सकते हैं, विच इज़ आई थिंक विच इज़ रॉन्ग। तो जो है हम टैलेंट पे, स्किल्स के ऊपर काम नहीं करते, हम एजुकेशन और डिग्रीज और इस पे, उसके बावजूद भी हम हेल्थ पे तो इतना भी काम नहीं कर रहे हैं। हेल्थ अवेयरनेस ही नहीं होती ना, हेल्थ अवेयरनेस तो हमें है ही नहीं। बिल्कुल, इतने प्रोग्राम्स में बताया जाता है कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं और आपको डायबिटीज़ है तो आपको क्या क्या करना है, लेकिन फिर भी लोग जो है कहीं ना कहीं कोताही बरतते हैं। अभी आप एक डिजीज़ का जिक्र कर रही थी कि वो मिनरल्स ख़त्म हो जाते हैं बॉडी में, बनते ही नहीं है, वो क्या होती है, वो क्यों होती है, ज़रा उस बारे में बताइए। अच्छा, एक्चुअली क्या होता है, कुछ फैमिली हिस्ट्रीज पे आ रही होती है। फैमिली मैरिजेज़ हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जनरेशन में अगर कंटिन्यूसली फैमिली मैरिजेज़ हो रही हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से अगर आपकी फैमिली में ऑलरेडी अगर आपको नज़र आ रहा है कि एक
प्रॉब्लम है कि दांत घुल जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, दांत खुद ब खुद निकल जाते हैं, तो फिर आपको रूल आउट करने की ज़रूरत है कि आप उसको रूल आउट करें कि क्या है। ऐसा नहीं है कि हर फैमिली के अगर 10 लोग हैं, 15 लोग हैं या पूरी फैमिली है, मतलब आप समझें कुनबा है, उन सबको एक ही तरीके का डिसऑर्डर है और आप उसके बाद भी वो फैमिली मैरिजेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको अपना जीन चेंज करने की बहुत ज़रूरत होती है कि आप अपनी जीन को चेंज करें ना। तो बेसिकली ऐसे लोगों में क्या होता है कि उनमें ना फॉस्फेट एक मिनरल है वो स्टोर नहीं हो रहा, बॉडी में स्टोर नहीं हो रहा। तो फॉस्फेट स्टोर नहीं हो रहा, उसकी वजह से मैंने बताया ना आपके दांत कैल्शियम, विटामिन डी और मिनरल से बने हुए होते हैं, तो ना होने की वजह से आपके दांत बहुत जो उनकी मिनरलाइजेशन है या वो जो जिस तरह बने हुए हैं वो बहुत वीकेंड बने हुए हैं। ठीक है, जैसे मैं दीवार बना रही हूँ या मैं कोई बिल्डिंग बना रही हूँ और उसमें सरिया ही मैंने कम लगा दिया जी, सही है, सरिया मैंने कम लगा दिया, सीमेंट मैंने कम लगा दिया, ठीक है, और उसमें जो मैंने हर चीज़ में मैंने कुताई कर दिया। अब बताएं उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? उस बिल्डिंग की कोई स्ट्रेंथ नहीं है, कभी भी गिर सकती है, कभी भी गिर सकती है। तो ऐसे लोगों में यूजुअली ऐसा ही होता है कि उनकी क्योंकि मिनरलाइजेशन बहुत अच्छी नहीं होती और वो मिनरल स्टोर नहीं कर रहे होते बॉडी में, उनमें एक उनका जेनेटिकल डिसऑर्डर ऐसा होता है कि उनकी बॉडी से ना मिनरल्स निकल रहे होते हैं। मैंने ऐसी फैमिलीज को देखा है कि दे ईट अलॉट, अच्छा फूड लेते हैं, डाइट अच्छी करते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, स्टिल उनको ये प्रॉब्लम है, क्योंकि बेसिकली हम उनको ये समझा रहे होते हैं कि भैया आपकी ओवरऑल अगर फैमिली में ये इशू है तो इट मीन्स इट्स योर फैमिली इशू। तो अब आपको जीन चेंज करने की ज़रूरत है कि आप जीन चेंज करें। Okay. और यूजुअली ऐसे लोगों में मैंने देखा बच्चों को दांत ही गंदे आ रहे होते हैं, दांत ही काले काले छोटे छोटे पीसेस की तरह आ रहे हैं दांत। अगर उनका बच्चा कोई 1-1.5 साल का, 1-1.5 साल के बच्चे में भी टूटे फूटे दांत आ रहे होते हैं, चाहे वो फीडर से दूध पीता है नहीं पीता या बहुत केयर भी कर रहा है, स्टिल दे हैव दिस डिसऑर्डर। अच्छा, दांतों के शेप अलग अलग होंगे, कुछ बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे, आड़े टेढ़े होंगे, ऊपर नीचे होंगे, उनमें ये प्रॉब्लम होती है। तो जेनेटिक्स आर वेरी लाइक यू नो प्ले अ रोल। लोगों को इतना आइडिया नहीं है, उनको लगता है दांत ही तो हैं, आ रहे हैं तो क्या है, मतलब ये लेकिन ये बहुत ही एक अहम बात है जिसके ऊपर नजरसानी करने की जरूरत है कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा इन वजूहात की वजह से यंग लोगों में पूरे दांत निकल जाते हैं। हाँ। पेशेंट की एज होगी तकरीबन 35 to 40 और एक दांत भी मुंह में नहीं होगा। और अगर हिस्ट्री आप पूछें ऐसी फैमिली के लोगों से हिस्ट्री पूछे तो वो कहेंगे कि हमारी तो आंटीज़ को भी ये प्रॉब्लम है, अंकल्स को भी ये प्रॉब्लम है कि उनके बैठे बैठे दांत सारे निकल जाते हैं, दांत सारे के सारे निकल जाते हैं बैठे बैठे, और जो है ना उनके मुंह में एक भी दांत नहीं है या टूटे टूटे दांत हैं, कुछ पीसेज हैं। अब बताएं अगर उनका ये है तो खाएंगे कैसे? और क्या वो दोबारा से दांत लगवा सकते हैं? उनके गम्स में इतनी ताकत होती है कि उनको दोबारा? हाँ, अब प्रॉब्लम ये है कि उनकी बोन्स इतनी वीक होती हैं। हाँ। अच्छा, ये तो सिर्फ दांतों का हाल नहीं है, ओवरऑल उनकी जो बॉडी की बोन्स हैं, क्योंकि यही मिनरल्स जो हैं आपकी हड्डियां बनाने में भी आपका किरदार अदा करती है ना बॉडी के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके दांत इतने वीक हैं तो आपकी डेफिनेटली बोन्स वीक होंगी। तो लोग चाहिए सपोर्टिव लें, आप सपोर्टिव एजेंट लें। अब वो लोग जो ना मिनरल्स जो है आपकी जो मेडिसिन हैं उसका इस्तेमाल रखें, मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल रखें। छोटे अगर उनको लगता है कि हम बड़ों में ये प्रॉब्लम है तो छोटे बच्चों में इनिशियली जो है ना 1 साल के बाद जो है वो टेस्ट कराना शुरू कर दें, विटामिन डी का, कैल्शियम का, बोन एनालिसिस कराएं कि कंप्लीट बोन एनालिसिस का एक टेस्ट होता है, वो आप करा के देखेंगे किस चीज़ की कमी आ रही है, ताकि उसको एट दैट टाइम आप देना शुरू कर दें। हमारे लिए हम अगर 2 दिन में 1 दफ़ा भी दूध पिए तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर ऐसे हैं तो उनको प्रॉपर विटामिन्स की, मिनरल्स की ज़रूरत है, ताकि उनकी बॉडी बेसिकली लूज़ कर रही है, कंटिन्यूसली लूज़ कर रही है। वो एक तरफ से खा रहे हैं ना, आप एक टंकी है पानी की, उसमें ऊपर से पानी आ रहा है और नीचे से सुराख है। हाँ, पानी रुकेगा ही नहीं ना, नहीं रुक सकता। उसमें उस पानी की टंकी के अंदर पानी रुकेगा नहीं, वो पानी एक तरफ से आएगा और दूसरी तरफ से बाहर निकल जाएगा। तो बेसिकली उनके साथ यही इशू होता है कि ऊपर से भर तो रहे हैं वो, लेकिन स्टोरेज ही नहीं होती है। तो उसको रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है कि उसको स्टोर कैसे कराना है, किस चीज़ की कमी है। तो मैं ऐसे बोलती हूँ कि ऐसी अगर आप लोगों की फैमिली में कोई भी ऐसा इशू है, सो आपको चाहिए कि आप ज़रूर डॉक्टर को जाके विजिट करें और ज़रूर इसको देखें। अगर आपके 4 बच्चे तो चारों बच्चों में देखेंगे दांत कैसे निकल रहे हैं। 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तो दांत निकलने का एक जो होता है ना सीक्वेंस जो होता है उसको चेक ज़रूर करें कि ऐसे तो नहीं कि अगर इसके टेढ़े आ रहे हैं तो इसके भी टेढ़े आएंगे, या इसके टूट रहे हैं तो इसके भी टूटेंगे। तो उससे आपको आइडेंटिफाई होता है। और दांत अगर देर से निकले तो भी तो एक ही अलार्मिंग सिचुएशन है ना कि इसमें भी कुछ गड़बड़। अच्छा, अब इन ये जो प्रॉब्लम बता रही हूँ ना, ओडोंटोजेनिक हाइपरफॉस्फेटेसिया, उसमें दांत भी देर से निकलते हैं। ओह, दांत टाइम पे नहीं आएगा, दांत हमेशा अपने टाइम से डिलेड आते हैं। ओके, डिलेड डेंटेशन होगी, और डिलेड डेंटेशन भी ऐसी होगी कि अभी दांत निकला है और थोड़े दिन बाद वो टूटना शुरू हो जाएगा। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। इतना कमजोर है, इतना कमजोर है।
ठीक है। और ये मैंने एक देखा है बच्चों में, जैसे 10-12 साल के बच्चे हैं, वो भले ब्रशिंग करते हैं लेकिन दांतों पे ना एक पिलाहट है और एक लेयर है। तो क्या हमारे अंदर की जो इंटरनल हेल्दी होना हमें बहुत जरूरी है, वो भी हमारे दांतों पे आता है? नहीं है, वो असल में क्या होता है कि वो जो पीलाहट है वो प्लाक है, और वो मैं नहीं समझती कि वो ब्रशिंग अच्छी करते होंगे। अच्छा। यूजुअली पहले हम स्केलिंग्स करते थे 12-13 साल के बाद। अभी तो ऐसे है कि 8 साल या 6 साल के बच्चों को भी करनी पड़ जाती है, क्योंकि इतना प्लाक एक्यूमुलेशन होती है दांतों के ऊपर, लेयर होती है कैलकुलस और प्लाक की। और उनसे जब अकेले में पूछो ना बच्चों से कि आप ब्रश करते हो, कहते नहीं हमें पसंद नहीं है ब्रश करना। पेरेंट्स को लगता है कि वो कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली वो नहीं कर रहे होते हैं। और फिर डाइट, फास्ट फूड, बर्गर्स, पिज्ज़ा, इस तरह की जो हमारी डाइट है वो भी इन्हांस करती है प्लाक एक्यूमुलेशन को। स्टार्ची फूड है, इन्हांस कर रही है। फिर हम उसके बाद जो है ब्रश नहीं कर रहे। अब वेकेशंस हैं तो यूजुअली हर किसी घर में क्या होता है, लेट नाइट तक जाग रहे हैं, रात को पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया, पिज़्ज़ा खाया, उसके बाद वहीं रखा और सो गए। हाँ, ऐसे ही होता है। पिज्जा स्टार्ची है, उसमें चीज होती है, इट्स स्टार्ची, और वो उससे बना हुआ है, मैदे से बना हुआ है, अगेन वो स्टार्च है उसके अंदर, मैदे के अंदर बहुत ज़्यादा। तो ये खाया और खा के हम ओवरनाइट सो गए। अब पूरी रात अब हम सुबह ब्रश करेंगे और हम कह रहे हैं ब्रशिंग बहुत अच्छी करते हैं। तो सुबह तक उसके रेजिड्यूज जो आपके दांतों में लगे हुए हैं वो तो आपको कंटिन्यूसली ख़राब ही कर रहे हैं ना। और कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोताही तो बढ़ती जा रही है, जब भी जो है वो सामने रिजल्ट ऐसा आ रहा है। और दांतों के बहुत मसाइल होते हैं भाई, अगर आप नहीं ख्याल रखें तो आपका अंदाज़ा, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि आपके दांतों के साथ क्या सिवियर सिचुएशन हो जाती है। अभी जैसे आपने जिक्र किया कि आपके दांतों के अंदर अगर स्टोरेज ही नहीं हो रहा, मिनरल्स वगैरह की प्रोड्यूस ही नहीं हो रही, तो वो किस तरह से फिर दांत अच्छे होंगे आपके। अच्छा, जो लोग चाहते हैं कि उनके दांत हेल्दी रहें, अच्छे रहें, और वो स्कैन करवा सकते हैं, मालूम कैसे करें कि हमारे दांत हेल्दी हैं या नहीं? दांत हेल्दी हैं या नहीं ये तो आप डॉक्टर को आप दिखाएंगे तो उनको ही पता चलेगा। ठीक है। दूसरी बात ये कि आपको देखने से भी पता चल रहा होता है कि आपके दांत कितने हेल्दी हैं, गम्स कितने हेल्दी हैं। अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही है, सही है, जैसे हमने देखा होगा यूजुअली जो ब्लीडिंग टूथपेस्ट का ऐड होता है उसमें क्या दिखाते हैं कि कुछ खाया और दांतों से खून आना शुरू हो गया, और लिखा होता है कि ये पहली साइन है मसूड़ों के इन्फेक्शन की। तो बेसिकली इट्स ट्रू, अगर आपके दांतों से थोड़ा सा भी स्पॉटिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, हल्का सा ब्लड भी आ रहा है, तो ये पहली साइन है। तो आपको पहले पता चल जाएगा आपको मसूड़ों का प्रॉब्लम है। ठीक तो है। आप डॉक्टर को जरूर जाके दिखाएं कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, और मैं जब भी ब्रश करती हूँ या करता हूँ तो मुझे ब्लीडिंग होती है। ऐसे लोगों में मैंने देखा यूजुअली हीमोग्लोबिन की भी डेफिशिएंसी होती है। अच्छा। आयरन की, क्योंकि वो लूज कर रहे हैं ना, कंटिन्यूसली लूज कर रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा वो ब्लड कहीं। अब हम क्या देखते हैं कि हम देख रहे होते हैं कि हमारी बॉडी में कहाँ से ब्लड लॉस हो रहा है। कोई कट ऐसा है जहाँ से कंटिन्यूस ब्लड लॉस हो रहा है, नाक से खून आ रहा है, इस तरह। लेकिन हम दांतों से खून आ रहा है तो उसको इतना इग्नोर करते हैं, इतना इग्नोर करते हैं। हम सोचते हैं दांतों से तो खून आ रहा है, शायद ब्रश जोर से किया है हमने इसलिए खून आना शुरू हो गया। आम सी बात है, इसको बहुत आम सी बात। यूजुअली ऐसे पेशेंट्स का जब भी टेस्ट कराते हैं तो उनको आयरन डेफिशिएंसी आ रही होती है या हीमोग्लोबिन में भी डेफिशिएंसी आ रही होती है, क्योंकि वो मुसलसल खून जो है वो अपनी बॉडी से लूज कर रहे हैं। तो इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है कि आपको ये प्रॉब्लम ना हो। दूसरा ये कि अगर दांतों में दर्द हो रहा है बार बार या ठंडा गर्म लग रहा है तो ये भी देखना। तो इसके लिए स्कैनिंग्स, अब बाहर कंट्रीज में तो स्कैनिंग्स भी स्टार्ट हो गई हैं। मैंने कहा AI बहुत शोर मचा हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम यूज़ कर रहे हैं, मेडिकल साइंस के साथ इनकॉपरेट कर रहे हैं। तो यूजुअली पाकिस्तान में अभी इतना नहीं हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है हमने अपने इक्विपमेंट्स के साथ जो है वो इनकॉपरेट कर दिया। वहाँ पे तो ऐसे, बाहर तो ऐसा सिस्टम आ गया कि एक पूरा एक मॉनिटर होता है, आप खड़े होते हैं सामने और आपके दांत, आपका फेस और आपका ये सब कुछ स्कैन हो जाता है। पूरा स्कैन हो गया, उसके बाद आपके दांतों के शेप तक वो बता रहा होगा कि आपके मुंह के हिसाब से या आपके फेस स्ट्रक्चर के हिसाब से आपके दांतों की शेप कैसी होनी चाहिए। ओके, दिस इज वेरी एडवांसमेंट। बिल्कुल। मैंने अभी रिसेंटली देखा एंड आई वाज लाइक सरप्राइज कि ऐसा है कि आपको खुद को भी नहीं पता होता कि मैं यूजुअली हूँ, मेरे दांत हैं तो मुझे लग रहा है मेरे दांतों का शेप बिल्कुल सही है। लेकिन वो ऐसी उन्होंने इक्विपमेंट निकाला है कि मैं वहाँ आप देखोगे वो आपकी पिक्चर स्कैनिंग वगैरह करेगा और आपके दांतों का शेप वो बताएगा कि इस तरह का दांतों का शेप आपका होगा तो आप खूबसूरत नजर आएंगे। वाह। तो बेसिकली बाहर कंट्रीज में ऐसा हो गया। मैं देखा पहली रोबोटिक सर्जरी पाकिस्तान में भी हुई है। रोबोटिक सर्जरी सही है कि अब डॉक्टर कहीं और है और सर्जरी कहीं और हो रही है। और अभी डेंटिस्ट्री में भी बहुत जल्दी ये आने वाला है कि डॉक्टर कहीं और होगा और ट्रीटमेंट कहीं और हो रही होगी। तो ये चीज़ें हैं, स्कैनिंग्स हो रही है लेकिन अभी पाकिस्तान में नहीं है। हम स्कैनिंग सिर्फ इस हद तक कर रहे हैं कि दांतों की जो है, अगर दांत टेढ़े मेढ़े हैं,
सही है। देखा होगा ना बहुत सारे, अब हम पहले ब्रेसेस लगाते थे, अब हम अलाइनर्स लगा रहे होते हैं, ट्रांसपेरेंट एक शीट होती है जो हम पहना देते हैं मुंह के अंदर, उससे दांत आपके जगह पे आ रहे होते हैं। बिल्कुल, बात कंटिन्यू करते हैं। सना एक कॉलर है, शामिल करते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं कैथरीन बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। मैंने ये पूछना था जी। कि भी मेरी एज जो है 71 है। ठीक है। और मैं शुगर की पेशेंट हूँ। ठीक मेरे है। दांत निकल गए हैं, तो मैंने वो ओपिनियन लेना था कि अगर मैं नए दांत लगवाती हूँ फिक्स, वो लग सकते हैं? ठीक है, आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं है शुगर के साथ? हेलो कैथरीन, आप हाँ लाइन जी, हाँ पे? जी। आपको हाँ ब्लड जी। प्रेशर तो नहीं है शुगर के साथ? नहीं, ब्लड प्रेशर तो इतना तो नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है ब्लड प्रेशर शुगर की पेशेंट हूँ। ठीक है, आप हमारा प्रोग्राम देखें, हम सना से मालूम करके आपको बताते हैं इसका जवाब, लेकिन जवाब जो है वो ब्रेक के बाद देंगे। ठीक है नाज़रीन, तो आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। बढ़ते हैं सना की जानिब, और कैथरीन जो हमारी कॉलर थी ब्रेक से पहले, उनके सवाल का जवाब देते हैं। उनको शुगर है और 71 उनकी एज है। कॉल आ जाएगी। कैथरीन की उम्र में ज़रा मसला होता है। 71 उनकी एज है, उनके दांत जो है वो निकल चुके हैं, तो क्या वो दोबारा से दांत लगवा सकती है और उनको फिक्स करवाने तो लग सकते हैं? क्या मुमकिन है? बिल्कुल लग सकते हैं, लेकिन अब डिपेंड करता है कि हम ऐसे कॉल पे 100% उनको एडवाइस नहीं कर सकते, तो अनटिल हम उनको देख ना लें बिल्कुल ही। अच्छा, इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि मुंह में फिक्स दांत लगाने के लिए हमारे पास 5 से 6 दांत होना ज़रूरी है। ठीक है। क्योंकि उसके ऊपर हम दांत बनाएंगे, और वो दांत भी मजबूत हों, हिलते हुए दांत ना हो। ठीक है। वो दांत हिल ना रहा हो, वो मजबूत अगर दांत होगा तो वहाँ पर उसकी हेल्थ देखते हुए कि दांत, अब जो बचे हुए दांत है उनकी हेल्थ कितनी अच्छी है, उसमें देखते हुए हम उनके ब्रिज लगा सकते हैं कि हमने फिक्स कर दिया। अगर शुगर कंट्रोल है, बिल्कुल शुगर कंट्रोल है, हम उनका कोई 6 महीने का असेसमेंट कर रहे होते हैं, तो अब तो हम इम्प्लांट भी लगा देते हैं पेशेंट के, इम्प्लांट भी कर देते हैं। लेकिन उनको जिनके कंट्रोल डायबिटीज़ है, अब अनकंट्रोल में नहीं कर रहे होते, लेकिन उसमें यही होता है कि हम ऑलमोस्ट 6 मंथ का रिकॉर्ड चेक कर रहे होते हैं कि ये कितना डाइट को फॉलो कर सकते हैं ये। लेकिन ये समझे सेकेंड प्रियोरिटी में हम इम्प्लांट की तरफ जाते हैं, क्योंकि यूजुअली हम ये बोल रहे होते हैं कि भाई क्योंकि पेशेंट को इन्फेक्शन बहुत जल्दी आ सकता है डायबिटीज़ की वजह से, तो हम इम्प्लांट को थोड़ा सेकेंडरी ऑप्शन पे रख रहे होते हैं। ठीक है। ये जस्ट उन पेशेंट के लिए जो अपनी हेल्थ को बहुत मेंटेन रखते हैं, एक्सरसाइज को ऐड करते हैं, डायबिटीज़ है बट एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, खाना भी प्रॉपर खा रहे हैं, उसके बाद जो है ना उनका लाइफस्टाइल बहुत ही कोई अच्छा लाइफस्टाइल है उनका, वॉक भी करते हैं, शुगर बहुत कंट्रोल रहती है, उनको हम ये एडवाइस कर सकते हैं। अदरवाइज हम ब्रिज कर सकते हैं। और अगर दांत अब हैं ही नहीं या दांत हिल रहे हैं, तो हिलते हुए दांतों को निकालने के बाद सबसे प्रॉपर्ली ये होता है कि हम उनको डेंचर लगाते हैं। ओके। डेंचर लगाते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट बहुत जिद कर रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब ब्रिज कर दें, आप ब्रिज फिक्स कर दें, तो हमको ये कहते हैं कि आप शुगर पहले कंट्रोल करें। अगर आपने ब्रिज लगवाना है तो शुगर कंट्रोल होनी चाहिए आपकी। और फिर भी मैं कहती हूँ कि अगर आपने ब्रिज लगवा भी लिया, शुगर भी कंट्रोल है, ब्रिज लगवा लिया, तो प्लीज़ आप हर 6 महीने बाद, जैसे गाड़ी की सर्विस कराते हैं ना हम जाके, सही है, ऑयल चेंज कराते हैं गाड़ी का और सब होता है ना, पूरी सर्विसेज हो रही। गाड़ी हमने महंगी ख़रीद ली है, लेकिन हम उसमें ऑयल जो है वो जो पेट्रोल है वो हम सब स्टैंडर्ड किस्म का डाल रहे हैं, तो गाड़ी ख़राब हो जाएगी बिल्कुल। या हम अच्छे मैकेनिक को जाके नहीं दिखा रहे हैं, हम नॉर्मल जाके दिखा रहे हैं, या हम सोच रहे हैं कि हम खुद ही गाड़ी साफ़ कर लें। ठीक है, उसको आप प्रॉपर्ली हम लेके जाते हैं ना, प्रॉपर्ली गाड़ी का असेसमेंट कराते हैं, उसको साफ़ सुथरा कराते हैं, हमें पता है हमने इतने एक्सपेंस लगाया है। मैं जब पेशेंट को मैं बोलती हूँ कि जब आपने दांत लगवा लिए हैं तो प्लीज़ 6 महीने बाद जाके ना उसको जो स्केलिंग होती है ना, प्रॉपर्ली दांत साफ़ करना वो ज़रूर कराएं, क्योंकि हमने दांत ऊपर से रखे हुए होते हैं, ये ओके। मसूड़ों के ऊपर रखे हुए हैं, सही है। अब नीचे उसमें खाना फंसने का प्रॉब्लम हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को हो, लेकिन हो भी सकता है। फॉर दिस आप 6 मंथ के बाद एक क्लीनिंग अगर आप करा लेंगे ना, तो मसूड़े और दांत के बीच का जो हिस्सा है ना वो साफ़ हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं रहेंगे, नहीं होंगे। ये तो था कैथरीन के सवाल का जवाब। और एक कॉलर जो है वो हमने ऑफ एयर लिए थे जब हम ब्रेक के दौरान थे, उनका सवाल था, हमारे भाई थे, कोई उनका नाम मुझे याद नहीं है, उन्होंने बताया भी नहीं, उन्होंने ब्रिज लगवाया था, तो उसकी वजह से जो है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। वो कह रहे हैं कि उनसे हजम नहीं हो रहा, या पता नहीं वो सही टैकल नहीं कर पा रहे, उसको हैंडल नहीं कर पा रहे। तो उनका क्या प्रॉब्लम है? ये ब्रिज जो है उन्होंने लगवाया, तो अब उनको क्या करना चाहिए? उन्होंने ये सजेशन लेने के लिए मैं उनकी बात से समझी हूँ, तो हम मेटल और पोर्सलिन के दांत लगाते हैं, नीचे मेटल की लेयर होती है और ऊपर पोर्सलिन लगा हुआ होता है, उसमें वजन होता है।
अब अगर जितना ज़्यादा हम अब उसको हम कम वजनी भी कर सकते हैं। हो सकता है उन्होंने जहाँ से लगवाया उन्होंने इतना वजनी बना दिया है कि जब उन्होंने उसको रखा है उनके मसूड़ों के ऊपर तो वो उसको उस वेट को बेयर नहीं कर पा रहे हैं। Okay. तो इनके लिए बेटर ऑप्शन मैं बोलूँगी ये है कि वो जरकूनियम के दांत होते हैं। जरकूनिया एक मटेरियल होता है, सही है, जरकूनिया का ब्रिज होता है विच इज़ वेरी गुड। एक तो खूबसूरत भी लगता है दिखने में। यूजुअली जो जितने मॉडल्स होते हैं और जितने टीवी एक्टर्स होते हैं और जितने भी जो है यूजुअली लोग जो हैं वो जरकूनिया के ही दांत लगा रहे होते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ पोर्सलिन के दांत लग रहे होते हैं, लेकिन जितने हम देखते हैं ना लोग इतने खूबसूरत दांत हैं इनके तो मोती की तरह दांत हैं, वो बेसिकली जरकूनियम के दांत लगे हुए होते हैं। ओके। तो आप जो ना अगर इनको ये प्रॉब्लम है कि इनको पोर्सलिन और मेटल के दांत बहुत ज़्यादा भारी लग रहे हैं तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है जरकूनिया के दांत, लेकिन आप जरकूनियम के दांत लगवा लें। ठीक उसमें है। आपको वेट जो है वो इतना फील नहीं होगा, क्योंकि मैं इनकी बात समझ गई हूँ कि अगर पेशेंट को वेट फील हो रहा है मुंह के अंदर उसकी तो डिस्कम्फर्टेबिलिटी चलती रहेगी। वो कह रहे हैं ना हजम नहीं हो, बेसिकली हजम का मतलब ये है कि वो डिस्कम्फर्ट है उसके साथ। ओके, वो रात में सोते भी हैं तो वो कह रहे हैं कि मुझे नींद भी प्रॉपर नहीं आती इसकी वजह से। सही बात। कंटिन्यू उनको ऐसा फील हो रहा है। मुंह ऐसी चीज अल्लाह ने बनाई है, अगर एक बाल भी आ जाए मुंह के अंदर आप बेचैन रहते हैं। एग्जैक्टली ऐसे खाने में कंकर आ जाए आपके, बहुत, आपका खाना खाने का दिल ही नहीं करेगा फिर आगे। बिल्कुल ऐसे ही है। सही ऐसे ही होता है ना। तो हमारा जो मुंह है वो इतना सेंसिटिव है कि कोई भी चीज ऐसी आएगी अनयूजुअल सी तो हम उसको बेयर नहीं कर पाएंगे। तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो नहीं बेयर कर पा रहे होंगे, नींद नहीं आती होगी रात में उनको प्रॉपरली, इसकी वजह से उनको लगता होगा मुंह में कुछ है मेरे। हाँ, तो ये अब ये क्या करें, मतलब जिससे लगवाया उसी से रिमूव करवा लें? डिपेंड करता है। अगर आप जिनसे लगवाया आप उनके पास जाके भी बोल सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है। अब अगर वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं कर रहा है आपका या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा तो आप 1 से 4 लोगों से मशवरा लें और जाके 4 और लोगों से मशवरा लें। मशवरा लेने में कोई बुराई नहीं है। हो सकता है कोई आपको बेटर ओपिनियन दे दे। मैंने आपको एक ओपिनियन दी कि जरकूनिया के दांत लगा लें, हो सकता है मुझसे भी ज़्यादा कोई बेटर ओपिनियन दे दे। तो पेशेंट को मैं हमेशा बोलती हूँ कि देखिए ये दिस इज़ योर राइट। आप अगर एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं और आपको लगता है कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डॉक्टर है वो कोई अल्लाह ना करे उसको कोई एक्स्ट्रा वो नहीं है कि उसको ये हो कि वो जो कर रहा है वो ही इज़ राइट। ह्यूमन बीइंग है, वो कुछ भी उसकी ओपिनियन गलत हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। तो आप जो है वो 1 से 4 लोगों से और जाके इस पे एडवाइस लें, क्योंकि ये आपकी हेल्थ है, उनकी हेल्थ नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं अपने पेशेंट को, मेरे पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आपने हमें मशवरा दिया, हम किसी और कोई बता दें, आपको बुरा तो नहीं लगेगा। बुरा लगने वाली बात ही नहीं है इसमें। आप जाएं और जाके आप मशवरा लें, 4-5 लोगों से लें और फिर आप अपने माइंड में स्क्रूटनाइज करें कि हाँ अब इसमें से कितने लोगों ने मुझे एक ही जैसा मशवरा दिया है। जी, जो जितनी बातों में सदाकत ज्यादा हो वो वाला आप मशवरा चूज करें। लेकिन आप ऐसा भी ना करें कि वो होती ना अभी हम स्टडीज करी थी तो बताए बिजनेस में एक चीज होती है बटरफ्लाइज ना, बटरफ्लाइज टाइप के लोग होते हैं। वो ऐसे होते हैं कि वो बस जाते रहेंगे, हाँ, करेंगे कुछ भी नहीं। ओके। आप देखोगे ना शॉपिंग जाएंगे, शॉपिंग करनी है उनको, आप उनके साथ चले जाएं, आपका दिन पूरा वेस्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली ऐसा होता है। पूरा दिन घूमेंगे, सही है, एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने कुछ भी नहीं लेना। हाँ। अच्छा, अब उनको ये शौक होता है करने का, विंडो शॉपिंग टाइप का। तो हमारे मेडिकल डॉक्टर के पास वैसे विंडो शॉपर टाइप के बहुत लोग हो रहे होते हैं। ओके। कि वो आप आएंगे, आपसे एडवाइस लेंगे, प्रॉपरली बिल्कुल संजीदा होकर एडवाइस देंगे और फिर वो 1 साल बाद दोबारा आएंगे और वही एडवाइस, मजीद एडवाइस लेंगे। फिर वो आएंगे, फिर मजीद एडवाइस लेंगे। मेरे बहुत जान पहचान में लोग हैं। हाँ। मैं कुछ पार्टीज में जाती नहीं हूँ इसलिए कि वहाँ मैं जब जाऊँगी तो कुछ ऐसे लोग हैं मैं उनसे बच रही होती हूँ कि वो फिर आएंगे, वो पिछले काफ़ी सालों से मुझसे सिर्फ एडवाइस लेते हैं। अच्छा, अमली जामा नहीं पहना बिल्कुल भी मशवरे को। ओके। वो आपसे जरूर पूछेंगे कि ये यूं है, ऐसे है, ऐसे ऐसे है, हाँ ऐसे है, तो हम ऐसे कर लें, हाँ ऐसे कर लें। आपके पास है, कहते मेरे पास ना है, अपने घर के पास चले जाएं, कहीं भी बस आप करवा लें, ये अपना मसला हल करवाएं, आपकी हेल्थ ये सही नहीं है। और फिर नेक्स्ट ईयर मिलेंगे फिर वो। और जब तक तो कंडीशन और रेयर हो जाती है फिर और मसाइल बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपके जो मुंह के अंदर बैक्टीरिया हैं, जो जरासीम है, जो आपकी प्रॉब्लम है, वो तो सिवियर सिचुएशन में आ जाती है ना, तो आपको समझ ही नहीं आ रहा होता। तो बच्चों के हवाले से मैं जानना चाहूँगी और शुगर पेशेंट्स के हवाले से जानना चाहूँगी। पहले तो बच्चों के हवाले से बात कर लेते हैं कि हम उनको ब्रशिंग टेक्निक कैसे सिखाएं, क्योंकि यहाँ तो बड़े ही प्रॉपर नहीं कर पाते, तो बच्चों को किस तरीके से ब्रशिंग टेक्निक? सब बच्चों के हाथ में फ़ोन्स हैं, सही है। और वैसे तो ये है कि आप खुद कर रहे हैं, जैसे आप खुद करेंगे वैसे उनको साथ खड़ा रखें और उनको ब्रश करना सिखाएं कि हम भी ऐसे करें तुम भी ऐसे करो, फिर वो हैबिचुअली हो जाएंगे। हमने खाना खाना सिखाया बच्चों को, खाना कैसे खाते हैं, सही है, हाथ से कैसे खाना है, चमचे से कैसे खाना है, कांटे से कैसे खाना है, वो भी सीखा ना उन्होंने लाइफ में। तो इसी तरीके से ब्रशिंग भी है।
हम कैसे सिखा रहे होते हैं, हम पहले खुद खा के दिखाते हैं, फिर उनको खिला के दिखाते हैं, उसके बाद वो उसको देखते हैं कि हम कैसे, आप कैसे खा रहे हो और आप खिला कैसे रहे हो, उसके बाद उसको लर्न कर लेते हैं कि हमने क्या खाना कैसे खाना है। इसी तरीके से ब्रशिंग भी ऐसा है, पहले आप उनको ब्रश करें खुद, फिर आप अपना करके दिखाएं उनको, फिर आप उनको बताएं कि मैं ऐसे कर रही हूँ आप भी ऐसे करें, तो वो उसको हैबिचुअल हो जाएंगे। और ये बड़ी यंग एज में होता है। आप सोचेंगे बच्चा 10 साल का हो गया, आप 10 साल के बच्चे को जाके सिखाना शुरू कर दें कि ब्रश कैसे करना है, तो अब वो कभी भी नहीं सीखेगा। 10-12 साल में वो कभी भी नहीं सीखेगा ब्रश करना, क्योंकि ये जो एज होती है ना आपकी, तकरीबन 2.5 साल से लेके और ये 5 साल की एज में ही बच्चा जो है वो बहुत सी चीज़ों को अडेप्ट कर लेता है लाइफ टाइम के लिए। और हम उस एज में बच्चों के साथ खेलते रहते हैं, बस बिल्कुल ऐसे ही है, खेलते रहते हैं, उनको कुछ भी नहीं सिखाते हैं। बिल्कुल। आजकल तो मैं देख रही हूँ पेरेंट्स को, हमारी नानी जो होती थी, नानी दादियाँ, ये वो सब बैठ के बता रही होती थी, मतलब नानी भी नानी होती थी हमारी कि नानी है। हाँ। तो वो हम वेकेशन में जाते थे 2 महीने की छुट्टियों में, तो वो 2 महीने हमारी लर्निंग होती थी, प्रॉपर लर्निंग, कि नानी हमें जो है ना डे 1 से लेके और हमारी छुट्टी के आखिर तक हमें रोज कुछ ना कुछ सिखा रही होती थी। सिलाई भी सिखा देती थी। हाँ। चाहे हमारी एज नहीं है, हम बहुत छोटे हैं, बोलती थी कि मैं भी सी रही हूँ, आप भी ये 2 सिलाइयाँ कर लें। सुई में धागा डालना भी सिखा रही होती थी। बिल्कुल सही है। और मैं यही देख रही होती, हम बहुत छोटे होते थे, और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, यूजुअली हमारे एनवायरनमेंट में जितने भी लोग हैं उन सब में ये है कि हम कितने भी मॉडर्नाइज हैं, लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ें हमारी नानी ने सिखाई हैं, अम्मी ने सिखाई हैं, कुकिंग सिखाई है, खाना सिखाया। आजकल बच्चों को ब्रशिंग पेरेंट्स पूछ रहे थे कैसे सिखाएं, बहुत मुश्किल हो जाती है, मैं उनको कह रही हूँ, समझ तो नहीं आ रही मतलब होती। ब्रशिंग नहीं सीख रहे तो फिर बाकी चीज़ें वो कैसे हाँ, सीखेंगे? हालांकि बहुत आसान काम है, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, जो लोग आपसे रब्ता करना चाहते हैं, क्योंकि कॉलर्स आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं बहुत ज़्यादा, वो किस तरह से रब्ता कर सकते हैं? एड्रेस बता दीजिए क्लिनिक का। मेरे क्लिनिक का एड्रेस, मैं 2 जगह पे बैठती हूँ। एक तो मैं गुलशन इकबाल में बैठती हूँ डॉक्टर ईसा लैब के साथ, हसन स्क्वायर ब्रांच के अंदर। मेरे टाइमिंग्स हैं ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 5 to 8 में मैं वहाँ OPD करती हूँ। और दूसरा मैं गुलिस्तान जौहर में बैठती हूँ टोटली पूरा, अदर देन दीज डेज मैं गुलिस्तान जौहर में होती हूँ। मेरे टाइमिंग्स हैं 2 से लेकर 8 बजे तक, और मेरा क्लिनिक है दारुल सेहत से आप अंदर जाते हैं तो बॉडी कॉम्प्लेक्स जिम है, बॉडी कॉम्प्लेक्स जिम के साथ ही मेरी क्लिनिक है नजमुल डेंटल क्लिनिक। तो आप उसको गूगल भी कर सकते हैं एड्रेस, तो आप गूगल करेंगे नजमुल डेंटल क्लिनिक तो वो एड्रेस आराम से आपको एक्सेस हो जाएगा और यू कैन कम। और अदरवाइज आप कॉल कर सकते हैं, मेट्रो 1 कॉल करके नंबर ले सकते हैं मेरा। हाँ, नंबर भी ले सकते हैं। ये आपने बात अच्छी कर दी है, अब लोगों को ज़्यादा जो है ना Easy है। ईजी हो जाएगा कि हाँ वो कॉल करेंगे, नंबर ले लेंगे और डायरेक्ट आपके क्लिनिक पहुंच जाएंगे। अच्छा, ये जो दांतों की बीमारियां होती हैं, ये पायरिया क्या होता है? पायरिया जो है गम्स का इन्फेक्शन। ओके, गम्स का इन्फेक्शन को हम पायरिया बोलते हैं। ठीक है। पायरिया बहुत पुरानी टर्म थी वैसे पायरिया, बट अभी इसको बोलते हैं मसूड़ों का इन्फेक्शन, अब हम उसको जिंजिवाइटिस बोलते हैं। बड़ा मुश्किल सा वर्ड है, तो बेसिकली जिंजिवाइटिस इतना मुश्किल सा वर्ड है, तो पायरिया इसका एक शॉर्ट फॉर्म है पायरिया। तो पायरिया यूजुअली हम पहले बोलते थे, अब पायरिया इतना डॉक्टर्स इतना यूज़ नहीं करते, नॉर्मली लोग यही बोलते हैं। तो बेसिकली पायरिया लोग बोलते हैं कि ये तो कभी खत्म ही नहीं है, हमें पायरिया है, पेशेंट आके बताते हैं हमें तो बचपन से पायरिया कभी खत्म नहीं हुआ। हाँ, एग्जैक्टली, मैंने ये सुना है। इट्स अ मिथ, इट्स अ वेरी लाइक यू नो, ये बहुत बड़ी वो है गलत बात है कि पायरिया ख़त्म नहीं होता। सही, गम्स में इन्फेक्शन है, किसी वजह से है, उस वजह को आप रूल आउट कर लो, उस वजह को ख़त्म करो, पायरिया जो ओके ओवर। ओके। और इसकी साइन क्या है? वही फर्स्ट साइन ऑफ ब्लीडिंग। जैसे ही आपको पहला साइन आ रहा है ब्लीड होने का, दांत ब्रश के अंदर खून का कोई डॉट आ रहा है, या एप्पल खाते हुए आ रहा है, या कोई गंडेरियां जैसे होती है ना, गंडेरियां हाँ, तो लोग नहीं खाते वैसे। हाँ, नहीं खाते ये आप क्या बोल रही हैं यार, खाते। हाँ, तो वो खा रहे हैं और उसको खाते हुए मतलब उसमें रेशे होते हैं पतले पतले से, तो वो जाके लग जाते हैं। तो उसकी वजह से आपको अगर ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, तो आपको पता चल गया कि आपको ब्लीडिंग डिस्क का प्रॉब्लम है। और है। ये तमाम वो साइन है जब आपकी जिंदगी में लाहक होने लगे तो आप एक डेंटिस्ट के पास फौरन आप जाएं और उसको रूल आउट कराएं, उसको सही कराएं। तो बेसिकली पायरिया इज नथिंग, पायरिया मसूड़ों का इन्फेक्शन है। वही बात है, डायबिटीज़ होगा, डायबिटीज़ की वजह से जो इन्फेक्शन हो उसको हम पायरिया ही लोग बोल रहे होते हैं। और ये बोलते हैं, उनको बोलो ना शुगर की वजह से आपको गम्स में, नहीं हमें तो शुरू से पायरिया है। हाँ, वो ये एक वर्ड जो है ना, ये बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा, मतलब आप किसी से भी सुनो तो पायरिया है। तो मैंने यही सोचा, मैंने कहा आज सना से पूछ ही लेती हूँ कि आखिरकार ये पायरिया है क्या। कोशिश कैसे अगर है आपको तो आप क्लीनिंग वगैरह करा लें दांतों की अच्छी तरीके से, ताकि दांत आपके साफ हो जाए, उसमें प्लाक या कैलकुलस ना हो। ब्रशिंग हैबिट अच्छी कर लें आप, तो आपको ख़त्म हो जाएगा। माउथ वॉश का इस्तेमाल कर लें, मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल करें, ताकि आपके दांत खूबसूरत रहें और हेल्दी रहें। यहाँ पर टाइम ख़त्म हो गया पहले सेगमेंट का, पता ही नहीं चला। सना, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर तुमसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आपने का।
थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, यहाँ पर टाइम हो गया न्यूज ब्रेक का। आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज।